दोस्तों आज तारीख हो गई 15 सितंबर 2023 की, 7 ही दिन हो गया शुक्रवार को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त प्राइवेट जेट ने खोया कंट्रोल, देखते हुए दो टुकड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक निजी चार्टर विमान लैंडिंग करते वक्त रनवे से फिसल गया। प्लेन में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। तस्वीर में दिख रहा होगा कि हादसे के दौरान विमान के 2 टुकड़े हो गए हैं। मौके पर तुरंत बचाव का शुरू कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। BMC ने इसकी पुष्टि की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने बताया कि BSR वेंचर्स लीयरजेट 45 विमान BTDBL विशाखापट्टनम से आ रहा था। मुंबई हाईवे अड्डे के रनवे 27 पर उतर रहा था, तभी हादसा हुआ और ये रनवे से फिसल गया। घटना के वक्त भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 700 मीटर ही थी। DGCA ने बताया कि विमान हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए रनवे को बंद कर दिया गया था, जिससे बाद में चालू कर दिया गया। फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर सभी गतिविधि सामान्य है। जिस रनवे पर एयरक्राफ्ट फिसला है उस रनवे पर भी संचालन सामान्य है। देखिए अगली बड़ी खबर। कांग्रेस में अब हनुमान बेनीवाल पर घमासान, हरीश चौधरी ने लगाया सौदेबाजी का आरोप। राजस्थान कांग्रेस में हनुमान बेनीवाल को लेकर घमासान मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नाम लिए बिना मुख्यमंत्री पर बेनीवाल के साथ सौदेबाजी कर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप जड़ा है और चेतावनी दी है कि बेनीवाल से गठबंधन नहीं हो सकता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कलह से जूझ रही है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव रणनीति समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के साथ सौदेबाजी कर ज्योति मिर्धा को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया गया। चौधरी ने चेतावनी दी कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन मंजूर नहीं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री महेश जोशी ने इन आरोपों को गलत ठहराया। नागौर से कांग्रेस के सांसद रही ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस में कलह तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव को लेकर बनी स्ट्रेटेजी समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निशाने पर लिया। चौधरी ने आरोप लगाया कि खीमनसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज ने हनुमान बेनीवाल के साथ सौदेबाजी की, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी हारा। चौधरी ने कहा कि इसी सौदेबाजी के कारण ज्योति मिर्धा को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। सौदेबाजी की फितरत को मारवाड़ में कांग्रेस कमजोर हुई। राजस्थान में कांग्रेस राहुल गांधी के सिद्धांतों के बजाय सौदेबाजी सुपारी की राजनीति कर रही है। चौधरी ने चेतावनी दी कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन मंजूर नहीं। हरीश चौधरी के हमले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक मंत्री जोशी ने सफाई दी कि आरोप गलत है। गहलोत इस तरह की सियासत नहीं करते। कांग्रेस गहलोत शासन में मजबूत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरीश चौधरी राजस्थान में गहलोत पायलट के बाद तीसरे कद्दावर नेता माने जाते हैं। जाट बाहुल पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस का जाट चेहरा है। 2020 में जब गहलोत सरकार संकट में फंसी तब गहलोत ने हनुमान बेनीवाल से नज़दीकी बनाई। बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में 3 विधायक हैं। 2019 में बेनीवाल ने NDA के प्रत्याशी के तौर पर नागौर से लोकसभा चुनाव जीता और कांग्रेस के ज्योति मिर्धा को चुनाव हराया था, लेकिन किसान आंदोलन के वक्त बेनीवाल NDA छोड़कर बाहर आ गए थे। तब अभी तक कांग्रेस या BJP के से बेनीवाल का कोई घोषित गठबंधन नहीं, लेकिन ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने की यही वजह सामने आई कि नागौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी उपेक्षा कर हनुमान बेनीवाल पर मेहरबान हैं। ज्योति मिर्धा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। नाथुराम मिर्धा की पौत्री है। नागौर समेत जाटपट्टी में बेनीवाल ज्योति मिर्धा के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। देखिए अगली बड़ी खबर। महीने में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे छात्र छात्राएं, हफ्ते में सिर्फ 29 घंटे करेंगे पढ़ाई। योगी सरकार का बड़ा फैसला। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फैसला यह है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की नई नियमावली तैयार हुई है। अब उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स हफ्ते के सिर्फ 29 घंटे तक पढ़ाई करेंगे। महीने के 10 दिन स्टूडेंट बिना बैग के स्कूल जाएंगे, जहां स्टूडेंट अपने मनपसंद की एक्टिविटी भी करेंगे। योगी सरकार के अनुसार ऐसा करने से सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2019 के अंतर्गत रखा गया है, जिसका टारगेट 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सर्वभौमिक बनाना है। 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का अधिकार 2019 के तहत स्टूडेंट को जरूरी शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए IT एक्ट 2009 लाया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। देखिए अगली बड़ी खबर। यात्रियों को रेल प्रशासन ने दिया बड़ा झटका। इस रोड से होकर जाने वाली 11,000 ट्रेनें कैंसिल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, त्योहार को सीजन शुरू होने से पहले एक बार फिर रेल प्रशासन ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़ जाने वाली कुछ ट्रेनों को 25 सितंबर तक निरस्त कर दिया है।
जिनमें भोपाल इटारसी, भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस सहित तकरीबन 12 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। रेल प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे ट्रैक पर निर्माण कार्य के चलते 6 जोड़ी गाड़ियाँ निरस्त की गई हैं। इसमें आने से लेकर जाने तक के ट्रेनों के नाम शामिल हैं। बता दें कि इसके पहले भी पटरियों पर हो रहे काम के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों में सफ़र करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल इटारसी, भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस 16 से 23 सितंबर तक दोनों दिशाओं में से रद्द। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 17 से 18 सितंबर तक निरस्त। भूसावल कटनी एक्सप्रेस 16 से 23 सितंबर तक दोनों तरफ से निरस्त। कटनी चिरमिरी मेमू एक्सप्रेस स्पेशल 16 सितंबर से 19 सितंबर तक निरस्त। इटारसी कटनी इटारसी मेमू 16 से 23 सितंबर तक। बीना कटनी मुड़वारा बीना मेमू 16 से 27 सितंबर तक रद्द रहेंगे। देखिए अगली बड़ी खबर। रामचंद्र पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से सियासत गरमाई। सीएम नीतीश की चुप्पी पर उठ रहा सवाल। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह दावा करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि रामचरितमानस जैसे प्राचीन ग्रंथों में इतने हानिकारक तत्व हैं कि उनकी तुलना पोटेशियम साइनाइड से की जा सकती है। आरजेडी के नेता ने गुरुवार को देर रात एक कार्यक्रम में इस आशय की टिप्पणी की, जिसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आया है। वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने महान सनातन धर्म का अपमान किया है, जिसमें संत रविदास, स्वामी विवेकानंद जैसे प्रगतिशील लोग शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अपमान पर चुप क्यों हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यह सच है कि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए खड़ी है, लेकिन यह सभी धर्मों के सम्मान के लिए भी खड़ी है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी बयान से बचना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि संविधान में कहा गया सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कुछ लोग महासुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बातें कहते हैं जिसे हम अस्वीकार करते हैं। बता दें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि यह सिर्फ मेरा विचार नहीं है, बल्कि हिंदी के बड़े लेखक नागार्जुन, समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि रामचरितमानस में कई प्रतिगामी विचार हैं। मंत्री की इस तरह की टिप्पणी से इस साल की शुरुआत में विवाद पैदा हुआ था। चंद्रशेखर ने स्वीकार किया कि शास्त्रों में बहुत सी महान बातें हैं, लेकिन अगर किसी दावत में पोटेशियम साइनाइड छिड़क कर 55 व्यंजन परोसे जाते हैं तो भोजन खाने लायक नहीं रह जाता। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि जातिगत भेदभाव के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद उन्हें अपशब्द कहे गए, हमले की धमकियां भी मिली। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इसी तरह की चिंता व्यक्त की तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई। वहीं उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जाति जनगणना समतावादी समाज बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है, जिसमें गटर की सफाई जैसे कार्यों में शामिल लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित किया गया। हालांकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता को सहयोगी दल जनता दल, यूनाइटेड और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना का सामना करना पड़ा, जबकि उनकी अपनी पार्टी ने उनकी टिप्पणी से खुद को दूर करने की कोशिश की। देखिए अगली बड़ी खबर। ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई, कोलकाता, भोपाल में 417 करोड़ रुपए सीज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप महादेव बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में कोलकाता, भोपाल और मुंबई में छापेमारी की, जिसके बाद 417 करोड़ रुपए जब्त किए। वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में शुक्रवार को कहा कि ईडी ने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों के विभिन्न जगहों पर स्थित महादेव ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी अभियान चलाई है और बड़ी मात्रा में सबूत हासिल किए हैं। जब्त 417 करोड़ रुपए के अवैध आय को फ्रीज कर लिया गया है। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच से पता चला कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उपल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रवर्तक हैं और दुबई से इसका संचालन कर रहे थे। इसमें कहा गया कि महादेव ऑनलाइन बुक का सेंट्रल हेड ऑफिस यूएई है और अपने सहयोगों 70% से 30% लाभ अनुपात पर पैनल या शाखाओं की फ्रेंचाइजी देकर इसे चलाया जा रहा था। छापेमारी के बारे में ईडी ने जानकारी दी कि चंद्राकर और उपल ने यूएई में अपने काले धंधे का एक साम्राज्य बना रखा था, जहां काले धन का कारोबार खुलेआम चलता था। फरवरी 2023 में चंद्रालक ने यूएई के आरएके में शादी कर ली थी और इस शादी में महादेव के प्रोमोटर्स ने करीब 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए थे। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए थे। शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। मुंबई हवाला चैनल के वेडिंग प्लानर से लेकर डांसर तक सभी को पेमेंट कैश से कराया गया है।